नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फिर शो में। तो चालू करते हैं आज की क्लास। तो मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था, तो ज्योग्राफी में क्या बात कर रहा था कि भाई मैं लावा के बारे में बात कर चुका था। अब बात करते हैं भाई रिएक्टर स्केल क्या होता है। तो रिएक्टर स्केल क्या होता है? रिएक्टर स्केल वो होता है जो भूकंप की तीव्रता नापता है। रिएक्टर स्केल क्या होता है? जो भूकंप की तीव्रता नापता है उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं। अब भाई मैंने रिएक्टर स्केल के बारे में बात कर ली। अब देखो हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द टोपोग्राफिक्स होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। भाई हमारे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। अब क्वेश्चन बनता है कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की मेरे यार किस कौन कौन सी होती हैं? तो मेरे भैया मेरे दोस्त 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। एक पर्वत होता है, एक पठार होता है और एक मैदान होता है। तो भाई पर्वत के अनुसार, अब देखो पर्वत मैंने 3 बताया ना भाई, 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ बताई। एक पर्वत है, एक पठार है, एक मैदान है, और तीनों इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बात करते हैं पहले क्या पर्वत। तो पर्वत के अनुसार 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। तो 4 प्रकार के पर्वत कौन कौन से हैं? तो पहला पर्वत जो हमारा कौन सा है, ब्लॉक पर्वत है। पहला पर्वत क्या है? ब्लॉक पर्वत है। तो पढ़ी एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। और दूसरा पर्वत जो हमारा अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत। तीसरा संचित पर्वत। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा क्या है, संचित पर्वत है। फिर है बलित पर्वत। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है पर्वत की। तो बात करते हैं पर्वत की। तो मैंने देखो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लगाऊं, इसमें सही से आवाज़ भी नहीं आती है। तो पर्वत के अनुसार देखो ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? ऐसे ही सही है ना। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण नीचे धंस जाते हैं, भ्रंश के कारण क्या हो जाते हैं, नीचे धंस जाते हैं, तथा अगल बगल के भाग क्या उड़ जाते हैं। भाई नीचे जब धंस जाएगा कोई बीच में ऐसे पार्ट, तो अगल बगल पार्ट क्या हो जाएंगे, उठे प्रतीत होंगे। तो जब उठे हुए प्रतीत होते हैं और बीच में धंस जाते हैं तो ऐसे पर्वत क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। तो बीच में धंसे किनारे तीव्र कंगारों के, भ्रंश कंगारों से सीमित होते हैं। तो इस प्रकार के पर्वत क्या होते हैं? तो इस प्रकार के पर्वत होते हैं हमारे क्या, ब्लॉक पर्वत। फिर सुन लो, जब ऐसे पर्वत जब बीच में धंस जाते हैं और अगल बगल क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो ऐसे पर्वत क्या होते हैं? तो ऐसे पर्वत को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ। एक वासजेस का नाम सुना होगा, वासजेस। और ये पर्वत है कहाँ पर? तो मैं बताऊंगा ये पर्वत कहाँ पर, हमारा फ्रांस में है। वासजेस कहाँ पर है? फ्रांस में है, जो कि एक प्रकार का ब्लैक पर्वत है। फिर बात करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट की। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर? जर्मनी में है। ये भी एक प्रकार क्या है, ब्लैक पर्वत है। जर्मनी में कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक पर्वत है। फिर एक बात करते हैं साल्ट रेंज, जो कि कहाँ पर है? हमारे शैतान बच्चे के पास, पाकिस्तान के पास है। तो मैंने 3 बताया आपको। एक वासजेस बताया जो कि फ्रांस में है, दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट बताया जो कि जर्मनी में है, एक मैंने साल्ट रेंज बताया जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान पे है। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान पर है। अब देखो चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या है, पर्वत के निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। देखो अलग अलग भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने विभिन्न सिद्धांत दे दिए। सिद्धांत दे दिए, काम खत्म हो गया। हमको ज़्यादा उसके बारे में पढ़ना भी नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में उससे ज़्यादा आते नहीं हैं कि किसने क्या दिया, किसने क्या सिद्धांत दिया पर्वत के बारे में। हमको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं लेनी है, ठीक है। तो अब देखो बात करते हैं, फिर इसके बाद क्या आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है। तो जार्डन नदी की घाटी क्या है, सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। याद करना है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी किस नदी पे है? तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जार्डन नदी में है, जो कि लाल सागर से बेसिन से होती हुई। अब लाल सागर कहाँ पर है? तो लाल सागर के लिए मैप देखना पड़ेगा। अब मैप तो यहाँ पर है नहीं है, तो मैं फिर कभी दिखा देंगे मैप है, उसके बारे में बता देंगे। आप देखते रहिए, मज़ा आएगा, आप ऐसे ही याद हो जाएंगे भाई, मेरे देवताओं देवियों ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी परियोजना कौन सी है? जर्डन नदी घाटी परियोजना, जो कि क्या है, जो कि जेमेंजी नदी पर है। किस नदी पर? जेमेंजी नदी पर है। और कितना है भैया? 4800 किलोमीटर। कितना है? 4800 किलोमीटर। कितना है? ये सही लग रहा है क्या? 4800 किलोमीटर, ऐसा सही लग रहा है क्या? ऐसे लग रहा है सही? ऐसे? अरे ऐसे ही सही है।
इसमें सही नहीं आ रहा, तो बैठ पे नहीं बन रहा है, तो खूब प्रयास कर रहे भाई, अगर आपको रोशनी आ जाए तो ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है, ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। तो अब चालू करते भाई अपना आगे। अगला क्या, अवशिष्ट पर्वत, जिसे क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत को बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। अब अवशिष्ट पर्वत क्या बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। बन नहीं पा रहा है, रेसिडुअल माउंटेन क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत को बोलते हैं। तो अब देखो मैंने क्या बताया, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, ये पर्वत चट्टानों के अप्रदन, अप्रदन मतलब क्या होता है, कटाव के रूप फलस्वरूप निर्मित होते हैं। जब चट्टानों क्या होता है, कटाव होता है। भाई कटाव कैसे होता है, जब क्या होता है, नदियों के द्वारा पानी बहा कर लाया जाता है। ये क्या होता है, बारिश होती है तो पानी क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, तो मिट्टी भी साथ ले जाता है काट काट कर। इसे क्या बोलते हैं, अप्रदन बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल बताओ भैया, एग्जाम्पल अवशिष्ट पर्वत के बताओ। तो अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, जो कि भारत में है। भारत में कौन कौन सी हैं, याद कर लो। भारत में विंध्याचल एक है, एक पहाड़ी कौन सी है, विंध्याचल है भाई, एक सतपुड़ा है, एक नीलगिरी है, एक पारसनाथ है, एक राजमहल है। विंध्याचल, नीलगिरी, विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सही भारत में है। ये सभी अवशिष्ट पर्वत हैं। एक है सियरा, जो कि स्पेन में पाई जाती है। एक और पहाड़ी है, उसका नाम क्या है, सियरा। सियरा कहाँ पाई जाती है, स्पेन में। और एक अमेरिका में पाई जाती है, जिसका नाम गैसे एवं बूटे है। तो मैंने पहाड़ी के नाम बता दिया आपको अवशिष्ट पर्वत की। एक गैसे और बूटे जो कि अमेरिका में पाया जाता है, एक सियरा जो कि स्पेन में पाया जाता है। भारत को मैंने याद कराया आपको, विंध्याचल नाम है, सतपुड़ा नाम है, नीलगिरी नाम है, नीलगिरी है, पारसनाथ है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। अब बात करते हैं संचित पर्वत। संचित पर्वत क्या होते हैं, इनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। ये क्या होते हैं, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा एक स्थान पर जमा होने रहने के कारण बनने वाला पर्वत क्या होता है, संचित पर्वत। मतलब संचित मतलब संचय करना। ऐसा पर्वत जहाँ पर क्या होते हैं, बालू, मिट्टी, कंकड़, ये संचित रहने के कारण क्या हो जाते हैं, एक पहाड़ जैसा रूप बना लेते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, संचित पर्वत बोलते हैं। अब रेगिस्तान बनने वाले जितने भी रेगिस्तान होंगे, बालू स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अब दिमाग में आया कि भाई जो थार मरुस्थल है उसमें इसी श्रेणी में आता होगा। तो संचित पर्वत जी, बालू जितने भी होते हैं मैंने बताया ना, तो सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इसके एग्जाम्पल ये है कि बालू के स्तूप जो भी है वो सारे क्या आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। अब एक बहुत अच्छा है फोल्ड माउंटेन, जिसे क्या कहते हैं, बलित पर्वत। एक और है, उसका नाम फोल्ड माउंटेन है, जिसको कहते हैं बलित पर्वत। वलित वलित वलित, ये पृथ्वी के आंतरिक शक्ति क्या करती है, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्ति यों से धरातल के चट्टानों से मुड़ जाने से बनते हैं। ये क्या होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक शक्ति यों से धरातल से चट्टानों से मुड़ जाने के कारण बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं, जिन पर असंख्य अपनंतियाँ या अवनतियाँ होती हैं। अब अपनतियाँ या अवनतियाँ होती हैं, तो इनके एग्जाम्पल बता दो भैया। इनके एग्जाम्पल, वलित पर्वत के आपको एग्जाम्पल के लिए याद रखने हैं, जो हिमालय है, आल्पस है, यूराल है, रॉकीज है, एंडीज है। आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज। हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये वलित है। क्या बताया मैंने, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज और हिमालय, ये सारे वलित पर्वत हैं। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें कि भारत का अरावली पर्वत विश्व में सबसे पुराना वलित पर्वतों में से गिना जाता है। तो ये बात याद रखना कि विश्व में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, बलित पर्वत, जो कि भारत का है और सबसे पुराना ये बलित पर्वत गिना जाता है। और बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू के पास एक चोटी है इसकी सबसे ऊंची, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर नाम है। इसकी बात करें समुद्र तल से ऊंचाई तो 1722 मीटर है। मैंने क्या बताया, भारत की वलित पर्वत श्रृंखला, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो वलित पर्वतों में सबसे ऊंची है, पूरे विश्व में गिना जाता है सबसे ऊपर। और इसकी ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट विल्सन है, माउंट विल्सन सॉरी गुड़ शिखर है, जिसकी 1722 मीटर है। क्या बताया ना, गुड़ शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। ठीक है, अब बात करते हैं पठार की।
तो भाई मेरा माउंटेन वाला पार्ट पूरा हो गया। तो मैंने एक बार रिवाइज करा देना है। तो पर्वत या पठार किसे कहते हैं भाई? पर्वत क्या होते हैं? जब क्या होते हैं, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अवशिष्ट पर्वत, एक होता है वलित पर्वत, एक होता है आपका संचित पर्वत, और 4 प्रकार के वैसे होते हैं। और पढ़ते हम 3 ही प्रकार के, एक संचित है, एक अवशिष्ट है, एक वलित है, और एक पर्वत और भी है। एक पर्वत का नाम बताओ कौन सा है? एक पर्वत का नाम बताओ कौन सा है? एक पर्वत का नाम है ब्लैक पर्वत। ब्लैक पर्वत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ब्लैक पर्वत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वासजेस, जो कहाँ पाया जाता है? फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट मैंने जर्मनी बताया। फिर मैंने साल्ट रेंज, जो कि हमारे बच्चों के पास है। बच्चा कौन सा है भाई? छोटा सा शैतानी बच्चा करता है, उसका नाम है पाकिस्तान। फिर अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत की एग्जाम्पल कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल क्या होते हैं? अवशिष्ट पर्वत बनते कहते हैं भाई जब क्या होते हैं, पर्वत की अपरदन के मतलब मिट्टी कट कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है, तो उससे बनने वाले पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सारे क्या हैं? अवशिष्ट पर्वत हैं। और एक सियरा स्पेन का भी है, एक अमेरिका की मैंने बताया था, उसका नाम क्या है? गैसा एन बूटे। अगला क्या है? संचित पर्वत। संचित मतलब जो चीज़ क्या होती है? संचय हो जाती है। बालू भाई जैसे क्या होती है? उड़ उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचय हो जाती है, वो संचित पर्वत है। फिर वलित पर्वत क्या होते हैं? जब पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से चट्टान क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो मुड़ने पर ये लहरदार प्रकार के पर्वत बनते हैं, तो इन पर्वत को वलित पर्वत कहते हैं। मैंने बताया हिमालय, यूराल, एंडीज, रॉकीज, ये सारे क्या हैं? ये सारे वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं। अब मैंने एक चीज़ बताया कि भारत में एक है पर्वत जिसका नाम अरावली पर्वत है, जो विश्व में सबसे पुराने वलित पर्वतों में से गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुड़ शिखर, जो 1722 मीटर ऊपर है। अब बात करते पठार की। पठार क्या होता है? अब पठार क्या होता है? धरातल का विशिष्ट स्थल रूप। भाई धरातल है, उसका एक विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त से ऊंचा। भाई कोई स्थल है, उससे कोई स्थल थोड़ा सा ऊंचा है, तो भाई ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, उनको पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं? पठार कहते हैं। अब इनका क्या हो जाता है? कुछ भाग तो शीर्ष भाग चौड़ा होता है, और कहीं सपाट होता है, कहीं चौड़ा होता है, कहीं सपाट होता है। तो कहने का मतलब कि कितने ऊंचाई तक होंगे तो पठार कहे जाएंगे। तो 300 मीटर से लेकर 500, 300 फीट से लेकर 500 फीट तक, मीटर नहीं, 300 फीट से लेकर 500 फीट तक ऊंचाई वाले जितने भी होंगे सारे क्या कहेंगे? पठार कहे जाएंगे। अब देखो, एक पठार होता है तिब्बत का पठार, नाम तो सुना ही होगा, तिब्बत का पठार। तिब्बती मार्केट भी तो लगाते हैं हमारे यहाँ, तिब्बत वाले मार्केट संडी में आते हैं, लगाते हैं भाई। तो तिब्बती पठार की जो ऊंचाई है 16,000 फीट है, 16,000 नेट, 16,000 फीट तिब्बत पठार की ऊंचाई। एक बोलिविया पठार है जिसकी 12,000 है। तो भाई आप तिब्बत याद रखोगे, तिब्बत वाले हमको स्वेटर देने आते हैं, कम्बल देने आते हैं, तो भाई उनकी ज़्यादा ऊंचाई है 16,000। और कौन सा ने बताया? और दूसरा बताया बोलिविया के, ये लोग आते हैं क्या? नहीं आते, तो भाई इनकी कम ऊंचाई है, 12,000 फीट है। एक है कोलंबिया, कोलंबिया की और भी कम है, जो कि 7800 मीटर है, 7800 फीट है, सारे फीट में है। तो मैंने कौन बताया? तिब्बत बताया जो 16,000 मीटर है। फिर मैंने दूसरा बताया आपको बोलोविया पठार जो 12,000 मीटर है। फिर मैंने कोलंबिया पठार बताया जो कि 7800 फीट है। ये सारे फीट हैं। फिर देखो बोला गड़बड़ हो गया है कि 12,000 फीट है भैया, बोलोविया पठार 12,000 फीट। कोलंबिया का मैंने मैंने बताया कोलंबिया, जो बोलोविया है वो क्या है? 16,000 फीट है। और बोलोविया मैंने बताया क्या बताया? कोलंबिया बताया 12,000 फीट। और फिर एक मैंने और बताया है कोलंबिया 7800 फीट, ये बताया मैंने। मैंने बताया तिब्बत का 16,000 फीट। देखो गड़बड़ हो रहा है। कोलंबिया मैंने क्या बताया? तिब्बत का पठार बताया था। पहले मैंने क्या बताया? तिब्बत का पठार जो कितना है? 16,000 फीट है। फिर मैंने बताया बोलंबिया का पठार जो 12,000 फीट है। फिर मैंने बताया कोलंबिया का पठार जो 7800 फीट। अब बिल्कुल सही आ गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ तो होती ही रहती हैं। अब बात करते हैं अंतर पर्वतीय पठार। तो अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं? जो पर्वतमालाओं के बीच बने पठार होते हैं, उनको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। और पर्वत पदीय पठार क्या होते हैं? जो धरातल में समतल से थोड़ा उठे हुए प्रतीत होते हैं, ये होते हैं। तो देखो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैदान मैदान ये ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, तटीय पठार क्या होते हैं? समुद्री तट के किनारे वाले जो पठार होते हैं सभी तटीय पठार होते हैं। गुम्बदाकार क्या होते हैं? चलन किया फलस्वरूप निर्मित पठार जो होते हैं गुम्बदाकार होते हैं, जैसे रामगढ़ का गुम्बद पठार। मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, जब मिट्टी चलती रहती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक तो क्या होती है? जब मिट्टी चलती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक तो क्या होता है भैया? ये होता है कि मिट्टी जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है तो क्या होती है? मिट्टी काप काप करके एक पहाड़ बना लेती है ऐसे, और वो जो स्थलाकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? गुम्बदाकार पठार। गुम्बद का आकार। मस्जिद तो देखा होगा, मंदिर तो देखा होगा, गुम्बद तो जरूर पहचानते होंगे। आगे है मैदान। मैदान क्या होते हैं भाई? 500 फीट से कम ऊंचाई वाले जो भूपृष्ठ होते हैं सारे मैदान कहलाते हैं। अब बात करते हैं मैदान की, तो बहुत पठार हैं भाई। लोयस का मैदान भी है, कस्ट मैदान है, ग्लेशियल मैदान है, रेगिस्तानी मैदान है। ये सारे क्या होते हैं? मैदान होते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है मैदान के बारे में। तो अब बात करते हैं आगे। अब वन की बात कर लेते हैं भाई। वन आते हैं। जंगल में क्या होता है? जंगल में क्या होता है? मंगल होता है। जब जाते हैं दो प्रेम और प्रेमी तो जंगल में क्या होता है? मंगल। अब बात करते हैं वन, तो वन 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 चारों तरफ फैला हुआ जो वन है हमारा, वन ही होता है भाई। पेड़ पौधे से बना हुआ जो होता है सब वन होता है, नहीं होता है। अब बात करते हैं वन कितने प्रकार के होते हैं। वन निम्न प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं? तो वन की बात करें तो 6 प्रकार के वन हैं। अब 6 प्रकार के हम पूरे वन बताएंगे आपको। पहला क्या है? पहला जो वन है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जिसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। कहने का मतलब क्या है? अब नाम क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मतलब हरदम जो हरे भरे रहते हैं। रेन फॉरेस्ट, वर्षा के कारण ऐसे पठार, ऐसे सदाबहार वन, पठार नहीं सदाबहार वन जो क्या होते हैं? हरदम सदाबहार रहते हैं। पहला ही क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कहने का मतलब इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेश में, भाई विषुवत रेखा है उस प्रदेश में और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ? विषुवत रेखीय प्रदेशों में और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जहाँ जो वर्षा होती ना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर पेड़ों पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। वर्षा होती है तो पेड़ों पत्तियाँ क्या होती? चौड़ी होती है। तो आप बताओ भैया एक कोई उष्णकटिबंधीय सदाबहार पठार बता दो। तो मैं कह रहा हूँ बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा। तो बताओ फिर कौन सा है? तो मैंने कहा एक एनाकोंडा का विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। भाई एक वो क्या है? एक सांप है जिसका नाम एनाकोंडा, का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो आपने कहा बिल्कुल सुना है। तो वो जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। अब दूसरा आता है ट्रॉपिकल सेमी डिसीडियस फॉरेस्ट। कहने का मतलब उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। कहने का मतलब क्या है? इसमें जो वर्षा होती है ना, किसमें? उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में। कहने का मतलब क्या? नाम के हिसाब से इनमें जो वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन होता है। इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? साल पाया जाता है, सागौन पाया जाता है, बांस पाए जाते हैं। ये सारे उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन होते हैं। मतलब ये पत्ते झड़ाते नहीं हैं। क्या होता है? 150 से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं जिसमें क्या आता है? शाल आता है और बांस आता है और सागौन आता है। फिर आता है विषुवत रेखीय वन। विषुवत रेखीय वन की बात करें तो इन वनों में वृक्ष और झाड़ियाँ का मिश्रण होता है। विषुवत रेखीय वन में क्या होता है? इससे वन एवं झाड़ियों क्या होता है? इससे वन और झाड़ियों क्या होता है? मिक्सर होता है। वन और झाड़ियों में मिक्सर होता है, जिनको क्या बोल देते हैं? विषुवत रेखीय वन बोल देते हैं। तो इससे एग्जाम्पल कौन से? जैतून तेल बहुत महंगा होता है, बहुत अच्छा होता है। विदेशी लोग इस जैतून यूज करते हैं। एक कार्क होता है, एक ओक होता है। कार्क, ओक, जैतून विषुवत रेखीय वन है। विषुवत रेखीय वन क्या है? कार्क, ओक, जैतून। अब बात करते हैं टेंगा वन। अगला क्या आता है भाई? अगला जो आता है टेंगा वन होता है, जो चौथे नंबर का है। टेंगा वन क्या होते हैं? ये सदाबहार वन होते हैं। मतलब इन वन की पत्तियाँ नुकीली होती हैं। भाई क्या होते हैं इनकी? टेंगा वन क्या होती है? पत्तियाँ नुकीली होती है। बस इतना याद करना है। टुंडा वन क्या होते हैं? ये बर्फ से ढका ही रहता है, इसे टुंड्रा होता है। ठीक है। यहाँ पर गर्मी में यहाँ मांस लाइकेन उगते हैं। एक लाइकेन उगता है वो टेंगा वन में उगता है। आपको याद रखना है कि टुंडा वन में क्या उगता है? तो यहाँ मांस लाइकेन उगता है। मांस तथा यहाँ गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगता है। एक पर्वतीय वन होते हैं जिनको शंकुधारी वृक्ष बोलते हैं। ये पर्वतीय वन है जो कि 6वें नंबर के हो जाते हैं।
तो इस प्रकार मैंने कर लिए। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब मेन चीज़ अब आ गई है, अब मेन